राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है, उनकी 2 कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में 2 कहानियां हैं। एक है चंद्रदेव से मेरी बातें और दूसरी है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो हमारी कहानी है ये हम शुरू करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं परिचय। लेखिका का परिचय। हिंदी की प्रथम कहानीकार हैं, प्रथम महिला कहानीकार है राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष जो हैं वो हिंदी साहित्य में पहली महिला कहानीकार है। श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से सब जानते हैं, उनका जन्म 1982 ईस्वी में बनारस में हुआ। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। उनके पिता का नाम राम प्रसन्न घोष और माता का नाम नीरद वासनी घोष था। उनके बचपन में रानी और चारूबाला नाम से भी पुकारा जाता था। उनको बचपन में रानी और चारूबाला नाम से भी पुकारा जाता था। उनका विवाह पूर्ण चंद्रदेव के साथ हुआ था। उनका चंद्रदेव के साथ। ध्यान रखें, कहानी का नाम है चंद्रदेव से मेरी बातें, और उनका विवाह भी पूर्ण चंद्रदेव से हुआ था। सन 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने 2 बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। कहानियाँ देख लीजिए। अब उनकी कहानियाँ कौन कौन सी कहानियाँ हैं देखिए। 1904 से 1917 तक की इनकी रचनाएं मिलती हैं, ये ध्यान रखना। 1904 से 1917 तक। तो इन्होंने पहली चंद्रदेव से मेरी बातें, इनकी 1904 में इनकी रचना आई। फिर कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907 में। ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने वाली रचनाएं हैं। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका के अंदर भाई बहन नाम की इनकी कहानी प्रकाशित हुई है। फिर है दालिया 1909 में। फिर है हृदय परीक्षा 1915 में, ये भी सरस्वती में। देखिए, 2 प्रमुख पत्रिकाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, एक सरस्वती पत्रिका और एक बाल प्रभाकर पत्रिका। इन 2 पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। अब दोबारा से इनको देख लेते हैं। 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में, और दलिया 1909 में, और हृदय की परीक्षा 1915 में। तो अब देख लेते हैं हम इनके जो कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, इस कहानी के मुख्य बिंदु। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसके रूप में हुई थी? पहले निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसे कई पत्र पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णवी जी ने अपने निबंध नवनीत में लिखा है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं, एक निबंध संग्रह है। कौन कहते हैं ये? लक्ष्मी सागर वैष्णव जी। इसको एक कहानी नहीं, इसको एक निबंध मानते हैं। और किस में मानते हैं? नवनीत में। नवनीत में कहते हैं कि यह एक कहानी नहीं है बल्कि कि एक निबंध है। यह पत्रात्मक शैली है, जैसे चिट्ठी लिखी जाती है वैसे ही इन्होंने भी पत्र के रूप में यह जो कहानी है यह लिखी है, जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का प्रभाव देखा जाता है। अच्छा, शिव शंभू चिट्ठे किसकी रचना है? बताएं मुझे जरा कमेंट में, किसकी रचना है ये? बंग महिला ने इस कहानी में अर्थनीति, राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। और शिव शंभू चिट्ठे में भी लॉर्ड कर्जन को ही चिट्ठे लिखे गए हैं। आप रचनाकार का नाम बताइए कि किसकी लिखी गई है रचना है। तो कहाँ तक हो गया था कि शिव शंभू के चिट्ठे लॉर्ड कर्जन को है, तो इनका भी चंद्रदेव से मेरी बातें भी लॉर्ड कर्जन को ही लिखी गई हैं।
पदोन्नति के सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन इसमें किया गया है। पदोन्नति के लिए कैसे सिफारिश लगती है और चाटुकारिता की जाती है, उस सब का वर्णन चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में किया गया है। इसमें तत्कालीन समय के राजनीति, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी उसकी, कि बंगाल का विभाजन करना है, वो जो तैयारियां थी 1903 में इनकी शुरू हो चुकी थी। और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया, जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इनकी रचना हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इनकी रचनाओं के अंदर हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम यानी संस्कृत से जो शब्द सीधे ही लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, उनकी बहुलता यानी बहुत ज़्यादा वो प्रयोग किए गए हैं। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार किस प्रकार किया जाता है उसका भी जिक्र है। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में संकलित इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है, ये आप लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। रामचंद्र शुक्ल जी का इसमें वर्णन है, क्या किया है उन्होंने। सन 1911 में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित एक पुस्तक है कुसुम संग्रह, उसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। इनकी पुस्तक है जिसके अंदर बंग महिला की रचनाएं हैं। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। संवादात्मक शैली होती है जिसमें संवाद में बातें की जाती हैं। जो चंद्रदेव से बातें हो रही हैं वो संवाद के माध्यम से हो रही हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कहानी में दो ही पात्र हैं, एक है भगवान चंद्रदेव और दूसरे हैं स्वयं लेखिका यानी बंग महिला। बंग महिला का नाम क्या है ये बता दीजिए मुझे आप कमेंट करके। बंग महिला का पूरा नाम क्या है। चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं, कहानी पढ़ेंगे। कहानी है भगवान चंद्रदेव से। भगवान चंद्रदेव आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का प्रणाम, अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो बातें करने की इच्छा रखती हूँ, सुनो, सुनी अनसुनी सी मत कर देना। क्या कह रही है कि देखो, सुनी अनसुनी सी मत करना, ध्यान से मेरी बातें सुना। लेखिका कहती है, किससे कह रही है, चंद्रदेव से कह रही है। भगवान चंद्रदेव से बातें कर रही हैं। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ सुनो, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? पूछ रही हैं कि क्या सत्य ही आप ये सच है कि इस आकाश मंडल में बहुत समय से आप वास कर रहे हैं, रह रहे हैं? तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। जैसे इस सृष्टि का विकास हुआ वैसे ही आपका भी विकास हुआ, आपकी भी सृष्टि आपको भी किसी ने निर्मित किया होगा। तब तो आप ढेर दिन पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र बदली होने का नियम नहीं है? कितना व्यंग किया जा रहा है कि आप यहाँ निरंतर रह रहे हैं, इतने चिरंतन काल से रह रहे हैं, क्या आपकी बदली नहीं हुई, आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो, आप यहीं इसी आकाश में रह रहे हैं? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? और आप इतने बूढ़े हो गए हैं, इतने टाइम से रह रहे हैं, बहुत पुराने बूढ़े हो गए होंगे, तो क्या आपको रिटायर नहीं किया गया? क्या आपके यहाँ पे पेंशन का कोई व्यवस्था नहीं है? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तब आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। अब तक तो बहुत पदोन्नति हो चुकी होती, पता नहीं कहाँ तक पहुँच गए होते आप, इंक्रीमेंट ले लेके, प्रमोशंस ले लेके। इस पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते और फिर घूमते। यही तो काम होता है रिटायरमेंट के बाद, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना, पर्वत जंगल देखने। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके आप अपना परलोक बनाते। आपको अब रिटायर हो
के परमात्मा का नाम लेना था, परलोक बनाना था। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं। अरे अरे, अब लेखिका कह रही है मैंने क्या कह दिया, भगवान चंद्रदेव तो अमर है। ओहो, मैंने उनके क्या कहा, परलोक की बातें की। परलोक किसके लिए होता है, जो जिसकी मृत्यु होती है, और भगवान चंद्रदेव तो अमर हैं, तो आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। वो हो देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती हैं। अब कह रही है ओहो कितने पक्षपाती हैं, देवता भी अपनी जाति के, देखो ना चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। कह रही हैं व्यंग, देखो कि जब चंद्रदेव को देवताओं ने अमृत देकर अमर कर दिया, तो अंग्रेज अपनी जाति का पक्षपात करें, यानी वो अपनी जाति में पक्षपात करते हैं। जो भारतीय जनता है उनको वो इंक्रीमेंट नहीं देते, वो प्रमोशंस नहीं देते, सिर्फ अपनी जाति के लोगों को ही वो प्रमोशंस देते हैं। तो वही लेखिका कह रही है कि अगर आप अपनी जाति के लिए पक्षपात करें तो क्या हो गया, देवताओं ने भी तो किया है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन यानी निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। कौन है हमारे आधुनिक भारत के प्रभु लॉर्ड कर्जन, यानी तत्कालीन वायसराय जो हैं, प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि आदरपूर्वक आपको अवश्य आह्वान करेंगे, ज़रूर आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं। कृष्णांग यानी काले रंग के तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने के लिए गौरांग जाति कुपित हो उठे। गौरांग जाति किसको कहा है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौरांग जाति के लोग कौन हैं, अंग्रेज हैं, और कृष्णांग कौन है, भारतवासी हैं। अंग्रेज गौरांग जाति और भारतीय जाति है कृष्णांग। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव के महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपके किसी कमीशन को मेंबर नहीं, किसी मिशन के में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि उनके कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। लॉर्ड कर्जन के टाइम में बहुत ज़्यादा कमीशंस भारत में आए हैं, तो उनको, तो लेखिका कहती है कि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अच्छे लगते हैं। आपको चंद्रलोक में जो रीति नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई हो गई। क्यों कह रही है, क्योंकि आप तो इतने टाइम से हो, तो बूढ़े तो हो गए होंगे, तो मंद भी पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत की संतान लड़कपन से ही ये चश्मा धारण करने लगी है। ये व्यंग है भारतीयों के ऊपर, लड़कपन के ऊपर ही कि चश्मा धारण कर लिया है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति ना देख सकते होंगे। तो आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यदि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, मैं जानती हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, पर 8वें दिन नहीं तो महीने के एक दिन, अगर आप हर वीक नहीं आ सकते तो कम से कम महीने में एक बार तो आइए, अर्थात अमावस जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, तो आपके हॉलीडे अवश्य ही रहती है, क्योंकि अमावस को तो चांद नहीं आता, वहाँ पे आपकी हॉलीडे होती है, तो आप उस दिन आ जाइए। देखिए लेखिका कितने अच्छे ढंग से उन्होंने एक एक चीज़ को चंद्रदेव की यहाँ पर डाला है कि अमावस के दिन चांद नहीं आता, हॉलीडे होता है, तो उस दिन भारत की दशा देख लीजिए। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। ये चांद को पत्र ही है, ये लेटर ही है, भेज रही हैं लेखिका। आगे बढ़ते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके, तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। ध्यान रखिए, उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता होती थी और लॉर्ड कर्जन उसको देख रहे थे, वहाँ के वायसराय थे। तो कह रही है कि आप कलकत्ता ज़रूर देख लें, सारे भारत का आपको पता चल जाएगा। वहाँ के
कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं। दामिनी यानी बिजली को कह रहा है, जो बादलों के ऊपर अटखेलियाँ करती हैं, खेलती रहती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं, क्योंकि कारखानों में बिजली से काम चल रहा है, इसीलिए कह रही हैं कि वो मनुष्य के हाथों का खिलौना हो गया। भगवान निशानाथ, निशानाथ यानी रात के जो नाथ हैं, निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। किसके बारे में बात हो रही है? बिजली के बारे में। नीरद वासिनी, नीरद वासिनी जो बादलों में रहती है, विश्व मोहिनी सौदामिनी, ये सब उसके पर्यायवाची हैं बिजली के। तो ये क्या करती है? रात को दिन बना देती है, उजाला हो जाता है। आपके देवलोक में जितने भी देवता हैं उन्हें वाहन भी उतने ही हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे ही मर दिया गया है। यानी आपकी बिजली और अग्निदेव ही सारा काम कर रहे हैं। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों पर वाहन वही हो गए हैं। यानी बिजली से चलने वाले और अग्नि से चलने वाले वाहन ही सबके बन गए हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा है, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका बस कठिन से कठिन कार्य सहज ही संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ की उन शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी के स्पर्श तक के किसी व्यक्ति का साहस नहीं होता, वही आज पराए घर में आश्रितों नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी वह चू तक नहीं कर सकती। क्यों? बेचारी भाग्य विधाता की दासी वृत्ति ही लिखा है। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा है। बिजली की बात कर रही है कि, और अपने युवकों को क्या कहा है कि वो तो काठ के पुतलों की भांति सिर्फ देख रहे हैं और यहाँ इतने आविष्कार हो गए हैं। युवाओं पर भी व्यंग है कि वो सिर्फ देखते रहते हैं, काम कुछ नहीं सीख पा रहे। आगे है, हरिपदो दभा त्रिलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, वह भी अब स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो गई है। सुरसरी यहाँ किसके बारे में कह रहे हैं? ये कह रहे हैं नदी के बारे में। हरिपदो भद्वा, हरिपदो भद्वा त्रिलोक्य पावनी, ये कौन है? गंगा नदी के बारे में बात की जा रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़ दिए गए हैं, यानी क्या कर दिया गया है? बांध बना दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो प्राजित परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ जो ईडन गार्डन बनाया गया इतना सुंदर है, जो अमरावती के नंदन कानन को भी पीछे हटा रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विशेष श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विधा को देखकर वीणा पादनी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विधा दिग्गजों की विधा चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज का भी देखो यहाँ पे वर्णन है कि फौजी समान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू, देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनके वाहन भी एकदम सुंदर मयूर हैं। कौन है? कार्तिकेय के वाहन है मयूर यानी मोर। बस इससे इनके वीरत्व के भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तन्या अपनी प्रिय सहोदरा कमला देवी कुबेर भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक, विस्मय होता है उसको, अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर आमंत्रित और सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि आपके आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक, कलंकी आपको कहा जाता है कि आपके अंदर दाग है, शशधर, शाशालांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हैं। शशधर कहा जाता है, शाशालांछन कहा जाता है। सिंधु तनया होने पर भी कालीमा को आज
आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। यानी यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, क्या पता वो आपका कलंक भी छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गजधर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे। गजधर महाशय ने प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में सफलता प्राप्त की थी, इसीलिए वो कह रही है कि वो आपके भी दाग छुड़ा देंगे। आशय आप पर यह बात भी अब तक विविध नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। यानी जब पृथ्वी का थोड़ी असर होता है, छाया आती है तो ग्रहण होता है, पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है। यानी अब चेंज हो गया है, अब लोगों को समझ आ गई है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। पहले जो विश्वास बना हुआ था कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। यानी अब एक नई संकल्पना आ गई है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आप वही सोच रहे हैं कि राहु आपको निगल जाता है इसीलिए ग्रहण होता है, पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय के इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे कि राहु आपको निगलता है, ये तो कुछ और ही बात है। अब भारत में आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, न अब भारत की शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु, फिर अंग्रेजों की बात कर रही है, कि इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन किया, आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विधा विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्षों का परिणाम है। वो सब भी यही कहते हैं जो मैं बातें आपको कह रही हूँ। यूँ तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी वे काठ पुतलों की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा सुखी है या कि दुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएँ। आशा है धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निग्ध चिकित्सा संबंधी कुछ शिक्षा का लाभ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि देखिए धन्वंतरी जो है वो आयुर्वेद के चिकित्सक कहे जाते हैं, आयुर्वेद से सब ठीक करते हैं। लेकिन यहाँ तो अंग्रेजी चिकित्सा की नई पद्धति आ गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो कुछ सीख लेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी, क्योंकि धन्वंतरी तो जानते नहीं है ये जो नई चिकित्सा है। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ दंड की विधा कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएंगे, क्योंकि वो तो सब हाथ से लिखते हैं। लेकिन अब तरक्की हो गई है, टाइपराइटर आ गए हैं तो वो खरीद के ले जाएंगे। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड बनाना होता है, तब राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। ये तत्कालीन समाज की सारी ही बातों को बता रही हैं, और अब कहती हैं कि अच्छा अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने जो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है, आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात भी का भी उत्तर नहीं दिया। आपने तो कोई उत्तर ही नहीं दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ कि आपने मेरी सारी बातें कबूल कर ली। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ ज़रूर आइएगा। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे बीच में कि बंग महिला का दूसरा नाम क्या है, नाम है उनका राजेंद्र बाला घोष। और ये जो कहानी है ये सरस्वती में 1904 में प्रकाशित हुई थी। और एक और प्रश्न मैंने बीच में आपसे पूछा था
कि बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू की चिट्ठी किसकी लिखी हुई रचना है? वो बाल मुकुंद गुप्त की लिखी हुई रचना है। अच्छा, इस कहानी में से दो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यूजीसी नेट में पूछे गए हैं, वो भी कर लेते हैं। मार्च 2023 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया है, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई? अभी हम पढ़ के आए हैं, इसका आंसर बताइए, किस वर्ष प्रकाशित हुई? ये हुई थी सन 1904 में। और दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, ये जून 2023 में पूछा गया प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। किस पर व्यंग्य किया गया है? अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने की चिकित्सा व्यवस्था पर, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा पर, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर, यातायात के साधनों की उपलब्धता पर। देखिए, इसमें अंग्रेजों का जिक्र आया है, बिल्कुल आया है। दूसरा प्लेग वाला आया है। तीसरा लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर। तो क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो ये डी में है, पहला, दूसरा, चौथा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। दूसरी वीडियो हमारी कहानी को लेकर कहानी यूनिट से आएगी। बंग महिला की ही कहानी है, दुलाई वाली, वो लेकर मैं आऊँगी। और तब तक के लिए नमस्कार।